प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया। बस यहाँ पे ये याद रहे कि हम जिस श्वसन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ कोशिका के स्तर पर उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी बात कर रहे हैं, ना कि बाहरी स्तर पर, जैसे कि फेफड़ों से सांस लेना या पौधों के द्वारा पत्तियों की सहायता से गैसों का विनिमय करना। हम बात कर रहे हैं कि जब ऑक्सीजन ले ली जाती है उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है और किस तरह से यूज़ होती है एक सेल में, कोशिका में। ठीक है, तो ध्यान रहे। और एक चीज़ और कि प्रोसेस ऑफ जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की जो प्रक्रिया है, ये पौधों और जीवों यानी कि एनिमल्स में लगभग सिमिलर होती है। ठीक है, और जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल, एटीएस, ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा रेस्पिरेशन की पूर्ण प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये भी लगभग सिमिलर होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इससे पहले थोड़ा सा याद रखो, आपको याद होगा कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स किसका निर्माण करते हैं, सबको पता होगा, एक भोजन का अपने लिए। ठीक है, और भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं, स्टार्च का। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हिंदी और इंग्लिश दोनों की सेम है, ठीक है, ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट की जटिल अवस्था है, या आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये, जटिल अवस्था। इस जटिल अवस्था को तोड़ा जाता है सरल अवस्था में, और उसका जो सरल अवस्था है वो है ग्लूकोज। ठीक है, अब आपको यहाँ से लिंक हो जाएगा कि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज से। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म, या कि हम कह सकते हैं सरल अवस्था है। तो यहाँ पे ग्लूकोज या फिर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, याद रहे। ठीक है, यह हम कह सकते हैं स्टार्च यहाँ पे फ्यूल का काम करता है, ईंधन का काम करता है, जिससे ऊर्जा निकाली जाती है। उसको निकालने में मदद करती है ऑक्सीजन, लेकिन ध्यान रहे ऑक्सीजन का जिक्र सबसे बाद में आएगा। देखो यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे दो प्रोटॉन्स के साथ मिलकर H2O का निर्माण करता है। इससे पहले की जो भी प्रोसेस है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल हो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, कहीं भी आपको ऑक्सीजन का जिक्र नहीं मिलेगा। जबकि सामान्य तौर पर हम यही जानते हैं कि रेस्पिरेशन में एक तो ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, मतलब अंदर ली जाती है ऑक्सीजन, और दूसरा एनर्जी यानी कि ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अंदर घुसने वाले हैं ही नहीं, हमें बस सामान्य प्रोसेस समझनी है इसकी, और उसके लिए डायग्राम यहाँ पे पेस्ट करना है, आपको दिखाना जरूरी थे। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में कंफ्यूज मत होना। सिंपल सी बात है कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो पहली प्रक्रिया है वो है ग्लाइकोलाइसिस। नाम से देखो, ग्लूकोज का जब टूटना स्टार्ट होता है, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब टूटना, ब्रेक। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन होते हैं, इससे बनते हैं 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल, और उन 2 मॉलिक्यूल का नाम है पायरुविक एसिड। बात आ रही समझ में? इस पूरी प्रोसेस में ऊर्जा कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, हमें ये समझना है। यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस, ऊर्जा का मतलब क्या है, जब भी हम ऊर्जा की बात करेंगे तो या तो एटीपी का प्रोडक्शन होगा, ये चीज़ समझ लीजिए कि जहां भी हम ऊर्जा के उत्पादन की बात करेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो उत्पादन का मतलब या तो एटीपी बनेगा, ठीक है, या फिर NADH2 बनेगा, या फिर FADH2 बनेगा, या फिर GTP बनेगा। ठीक, ATP। तो फिर से स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहा है जबकि बनना चाहिए था, यहाँ भी एटीपी कंज्यूम हो रहा है, खपत हो रही है इसकी, जबकि बनना चाहिए था। लेकिन अगले स्टेप में NADH2 का निर्माण हो रहा है, यानी यहाँ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन। आगे स्टेप में जाए तो यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी लास्ट स्टेप में भी एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है।
तो कुल मिला के 2 एटीपी बने, लेकिन 2 एटीपी पहले कंज्यूम भी हो गए हैं, खपत भी हो गई, इसलिए ये तो बराबर हो गया मामला। तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज के टूटने से किसमें, पायरुविक एसिड में सिर्फ NADH का एक मॉलिक्यूल बनता है, NADH2। तो ये है ऊर्जा का नेट प्रोडक्शन ग्लाइकोलाइसिस का। और याद रहे कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है ये साइटोप्लाज्म में होती है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सबको पता है। सेल होती है, सेल के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, और तरल पदार्थ जो होता है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो अभी हम जिस ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहे हैं ये हो रही है कोशाद्रव में या साइटोप्लाज्म में, ठीक। तो ग्लूकोज से फिर से समझो, हमने अब तक क्या बात की, हमने बात की है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म या कोशाद्रव में। आगे की जो प्रोसेस है, अब अगर इस कोशा के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तब तो ये सीधे सीधे स्टार्ट हो जाएगी क्रेब्स साइकिल, ठीक है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्किप हो जाएगा और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है, लो ऑक्सीजन कह सकते हो, या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, और लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना होना कब होता है, जब बहुत दलदली एरिया होता है, ठीक है, या फिर ह्यूमन में हम बात करें जब एक्सरसाइज होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड से बनता है या तो लैक्टिक एसिड या फिर एथेनॉल और CO2। कब, जब ऑक्सीजन कम है और ऑक्सीजन की कमी सेल में है, ठीक है, याद आ गया समझ में। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अलग से एक लेक्चर हमने बना रखा है इस पर, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने कहा अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो अगला स्टेप क्या है, क्रेब्स साइकिल का। साइंटिस्ट का नाम है क्रेब्स, उनके नाम पे इसको क्रेब्स साइकिल नाम दिया गया है, ठीक है। फिर इस साइकिल में क्या होता है कि ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो ये डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, और क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। याद रहे अभी हमने क्या कहा था, एक सेल होती है, सेल के अंदर कोशाद्रव होता है, और कोशाद्रव के अंदर होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों प्रोसेस कहाँ हो रही हैं, साइटोप्लाज्म में हो रही हैं। लेकिन जो आगे की जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल और ETS, ये सारी दोनों की दोनों प्रोसेस कहाँ होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म ना होकर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, जिसमें आपको बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जिसमें एक बाहरी परत होती है, एक अंदरूनी परत होती है। अंदरूनी परत मुड़कर उंगली जैसी संरचना बनाती है जिसको क्रस्टी के नाम से जाना जाता है, और अंदरूनी परत जिस तरल द्रव्य को घेरे रहती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। उसी में राइबोसोम और DNA होते हैं, ठीक। तो अब आगे की जो प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल और ETS, ये इसी में होने वाले हैं। तो हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। आ रही बात समझ में। तो साइंटिस्ट के नाम पे इसको क्रेब्स साइकिल बोल दिया, और फर्स्ट प्रोडक्ट के बेस पे इसको बोल दिया सिट्रिक एसिड साइकिल। तो होता क्या है, जब ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो उस सिचुएशन में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नहीं होता है, और इसको स्किप करके डायरेक्टली पायरुवेट एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और फिर इससे बनता है एसिटिल कोएंजाइम। इनका नाम आपको याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस ये समझना है कि क्रेब्स साइकिल में किस तरह से एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो पहला जो मॉलिक्यूल बनता है NADH2 का, वो बनता है जब पायरुवेट टूटता है 2 कार्बन वाले प्रोडक्ट में, NADH2 यहाँ बनता है, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए, शक्तिमान, यहाँ इसके लिए क्या चाहिए, NAD, अरे यार NAD+। अब क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन थे, यहाँ पे 2 कार्बन बच गया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक CO2 का मॉलिक्यूल भी बन रहा है, तो एक कार्बन निकल गया, इसलिए यहाँ पे रह गया 2 कार्बन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ बना है NADH का। अब आगे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको सिट्रिक एसिड कहते हैं, फिर ये अलग अलग पदार्थों में टूटता है और आगे फाइनली फिर जाके ऑक्सालिक एसिड बनता है, फिर ये एसिटिल कोएंजाइम के साथ कंबाइन करके सिट्रिक एसिड बनाता है,
ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। तो हमें समझना क्या है कि एक NaDH2 यहाँ बना, फिर अगला NaDH2 यहाँ बना है, जब सिट्रिक एसिड से अगला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह से 1 2 3 जगह NaDH2 बन रहे हैं, एक जगह FADH2 बन रहा है और एक जगह ATP का निर्माण हो रहा है। कई बार आप किताबों में यहाँ पे GTP भी मिलेगा, तो एक ही बात है। आ रही बात समझ में? तो क्रेब्स साइकिल में कुल मिला के 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, किसके? NaDH2 के। और अगर फर्स्ट स्टेप वाले पायरुवेट से एसिटिल एंजाइम वाले NaDH2 को ले ले तो यहाँ पे कुल मिला के 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं NaDH2 के, एक बन रहा है FADH2 और एक बन रहा है ATP। ठीक, इसके बाद अब जाता है, इसके बाद नंबर आता है किसका? ETS का। ETS क्या है? अब यहाँ पे अब तक हमने जो बात की, यहाँ पे कहीं भी कि ऑक्सीजन का जिक्र नहीं आया। हमने पहले भी बात की थी ऑक्सीजन का जिक्र आएगा एकदम लास्ट में। ठीक है, सवाल ये कि जब ये क्रेब्स साइकिल एक बार कंप्लीट हो जाएगी तो इसको क्या चाहिए? दोबारा होने के लिए NaDH चाहिए फ्री फॉर्म में। जब तक फ्री फॉर्म में NaDH नहीं मिलेगा तब तक NaDH2 अगला बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए जरूरी है कि पहले जो NaDH2 बने हैं इनसे ऊर्जा निकाल ली जाए और NaDH फ्री कर लिया जाए। तो ये जो NaDH2 यहाँ पे बन रहे हैं, ये कहाँ बन रहे हैं? ये बन रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में। अब ये NaDH2 पहुंचते हैं इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन के पास में। अब ये ध्यान से समझना है, क्या पहुंच रहे हैं? NaDH2 FADH2 ये कहाँ पहुंच रहे हैं? अंदर वाली मेम्ब्रेन के पास में। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, इस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि NaDH2 से प्रोटॉन निकल जाता है, देखो यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, और बचता क्या है? NaDH प्लस। फिर ये NaDH क्या हो जाता है? कहाँ आ जाता है? क्रेब्स साइकिल में यूज हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकले, इनका अब क्या यूज है? अब ये समझो, देखो इनका यूज ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो के अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग एंजाइम से एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं और फाइनली ये पहुंचते हैं ऑक्सीजन के पास में। तो ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल इन 2 प्रोटॉन्स को लेता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और निर्माण कर देता है एक H2O यानी जल का। तो जो एंड प्रोडक्ट है किसका? किसका? रेस्पिरेशन का। वो क्या है? वाटर एंड एनर्जी। वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस हुई समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से जो NaDH2 बनता है, इससे क्या रिलीज हो रहा है? प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि NaDH2 से जो प्रोटॉन लिए वो कहाँ छोड़ दिए? ये देखो क्या लिखा है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे सारे प्रोटॉन इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटॉन तेजी से जब बाहर निकलते हैं मैट्रिक्स की तरफ, तब ATP का फॉर्मेशन होता है। और किस तरह से होता है ये समझ लो। एक NaDH2 में जो ऊर्जा कंजर्व रहती है वो लगभग 3 ATP के मॉलिक्यूल के बराबर होती है, और एक FADH2 में जितनी ऊर्जा कंजर्व रहती है वो बराबर होती है 2 ATP के मॉलिक्यूल के। ठीक है, बाकी अगर कहीं GTP अगर आपको दिखता है तो GTP एक सिंगल ATP के ही बराबर होता है। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे आपने जो समझा है कि NaDH2 से जो प्रोटॉन अलग हो रहे हैं, ठीक है, इससे इन प्रोटॉन से ATP का फॉर्मेशन होता है, और उस कितने ATP बनेंगे? एक NaDH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में? तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। इसके लास्ट में किस तरह से इन प्रोटॉन से ATP बनता है, वो लास्ट स्टेप एकदम सिमिलर है जो कि हमने फोटोसिंथेसिस के लास्ट स्टेप में बात की थी। तो इसके लिंक के लिए, कंप्लीशन के लिए फोटोसिंथेसिस का जो लास्ट लेक्चर है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, ओवरऑल एन ब्रीफ हमने जो रेस्पिरेशन की बात की कि रेस्पिरेशन 4 प्रोसेस से कंप्लीट होता है। जनरली इसमें 3 स्टेप होते हैं या 3 प्रक्रियाएं होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS। लेकिन कभी जब ऐसी सिचुएशन आती है जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उसमें उस टाइम पे एक स्टेप और इन्वॉल्व हो जाता है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस सिर्फ 2 ही स्टेप में कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलाइसिस और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इससे आगे ये प्रोसेस नहीं बढ़ती। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई चालू हो जाती है तुरंत ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्किप होने लगता है प्रोसेस। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल और ETS वाली प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती हैं। तो रेस्पिरेशन या तो इन 2 में कंप्लीट होगा, ग्लाइकोलाइसिस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या क्रेब्स साइकिल इन 3 में कंप्लीट होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS में।
ठीक है, कई बार होता है कि इनिशियल स्टेज में ये 2 प्रोसेस होती हैं और लेटर बाद में स्टेज में ये 3 प्रोसेस होती हैं। क्लियर। बात अलग है कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन आ जाए कि कुछ सेल्स में ऑक्सीजन कमी है, कुछ में नहीं है, तो हो सकता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है वहाँ सिर्फ 2 प्रोसेस हो रेस्पिरेशन की, और जहाँ ऑक्सीजन कमी नहीं है वहाँ 3 प्रोसेसेस हो। ठीक है, क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे बात हो रही है, एक कोशिका के स्तर पर बात हो रही है, तो ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रेस्पिरेशन की कहानी।